अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स हमारा चल रहा है और ये हमारा है लेक्चर नंबर 20। इससे बिल्कुल पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने दो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात की थी। एक हमारे पास था मोमेंटम, एक हमारे पास था इम्पल्स। हमने बात की थी कैसे जब कभी भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसके अंदर मूव करते रहने की जो सलाहियत होती है, यानी कि द क्वांटिटी ऑफ मोशन विच इज कंटेन्ड इन अ बॉडी, उसको हम लोग ने क्या नाम दिया था? मोमेंटम का नाम दिया था। इसी तरह हमने ये बात की थी कि अगर थोड़े से टाइम के लिए एक बड़े अमाउंट का फोर्स किसी बॉडी पे लगाया जाए तो वो बॉडी का मोमेंटम चेंज कर सकता है। उसको हमने क्या नाम दिया था? इम्पल्स। और फिर हमने दुनिया जहां के कॉन्सेप्ट्स उसके हवाले से डिस्कस किए थे कि इनकी यूनिट क्या होती है, मालूम कैसे करते हैं, एरिया कैसे होता है, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, आज की क्लास में हमने इसी को कंटिन्यू करते हुए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक खूबसूरत सा प्यारा सा छोटा सा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हेडिंग लगा लो अपने पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा बेटे, एक जाहिर सी बात है, मैं ऑब्वियसली रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इसका बिल्कुल प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ तो उसको अगर आप देख लोगे तो इट विल बी गुड, वो अच्छा हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है हमने यहाँ पे सारी की सारी बात किसके हवाले से करनी है? मोमेंटम के हवाले से करनी है। तो बेहतर होगा आपको मोमेंटम के बारे में जो पूरी कहानी है ना वो सब पहले से क्या हो, पता हो। हमने मोमेंटम के बारे में ये बात की थी कि मोमेंटम बेसिकली क्या होता है? किसी भी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, मूव करते रहने की सलाहियत होती है, वो बेसिकली क्या होती है? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। ठीक है, फिर हमने देखा था कि मोमेंटम को जो फॉर्मूला होता है दैट इज मास टाइम्स वेलोसिटी, यानी कि मोमेंटम डिपेंड करता है मास पे और मोमेंटम डिपेंड करता है किस पे? वेलोसिटी पे। मास ज्यादा होगा तब भी मोमेंटम ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी तब भी मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा होगा। मोमेंटम मतलब आगे मूव करते रहना। आपने शायद बचपन में कभी पोगो के ऊपर ना एक प्रोग्राम आया करता था तकाशीस कासल करके, ये पता नहीं काशीस कासल करके होता था, वो उसमें ऊपर से ना बड़ी बड़ी बॉल्स नीचे रोल कर रहे होते थे और बंदा होता था उसको ना उन बॉलों से बच बच के ऊपर जाना होता था। तो होता क्या था, जैसे ही वो बॉल किसी बंदे से टकराती थी ना तो वो बंदा पीछे जाके पानी में गिर जाया करता था। ऑब्वियसली सेफ था बिल्कुल, क्योंकि वो एक इंटरनेशनली एयर प्रोग्राम था तो सेफ था। तो बहरहाल बताने का मकसद ये था कि जब बॉल बड़ी आती थी तो उसको रोकना मुश्किल होता था, छोटी बॉल होती थी ना उसे रोकना आसान होता था। रीजन? मोमेंटम। मोमेंटम डिपेंड करता है मास पे और वेलोसिटी पे। एक बड़े मास की बॉडी चलती हुई आ रही है, रोकना मुश्किल है। छोटे मास की बॉडी चलती हुई आ रही है, रोकना आसान है। बॉडी तेज आ रही है, रोकना मुश्किल है। बॉडी आहिस्ता आ रही है, रोकना क्या है? आसान है। तो ये जनाब मोमेंटम था। फिर हमने जब इसी के अंदर आगे हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स एम ए को लेकर डेरिवेशन की थी, तो हमारे पास ये चीज निकल के आई थी, F इक्वल डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी, यानी कि फोर्स कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन अ बॉडी। इसके हवाले से हमने ये बात पढ़ी थी कि F से क्या मुराद है? एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स। डेल्टा पी क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम। मतलब समझना, ये सपोज कर लो मेरे पास एक कोई बॉडी है जिसका नाम बॉडी ए है। अब ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है? ये एक्सप्रेशन ये बता रहा है कि अगर एक फोर्स F लगेगी इस बॉडी के ऊपर टाइम t सेकेंड्स के लिए, अगर एक फोर्स F लगती है टाइम t सेकेंड्स के लिए, तो अल्टीमेटली इसका जो मोमेंटम चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा p, यानी कि फोर्स कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैंने ये भी बताया था और हमने इससे रिलेटेड एक सवाल भी किया था कि अगर आपने किसी भी बॉडी पे लगने वाली ये टोटल फोर्स फाइंड आउट करनी हो, अगर आपने ये टोटल फोर्स फाइंड आउट करनी हो, और इससे रिलेटेड हमने एक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था कि फोर्स ऑन अ वॉल, कि पानी जब वॉल पे टकराता है जाके तो वो कितनी ताकत लगा रहा होता है। यानी कि अगर यहाँ एक पाइप लगा हुआ है और ये पूरी दीवार है तो यहाँ से पानी निकल के जब दीवार को स्ट्राइक करेगा तो वो कितनी फोर्स से जाके स्ट्राइक करेगा, उसका हमने सवाल किया था। उसी का कॉन्सेप्ट पूरा बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि अगर आपने किसी बॉडी पे टोटल फोर्स जो लग रही है वो फाइंड आउट करनी है, आप क्या करो, आप सिर्फ ये देख लो कि यूनिट टाइम में इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ।
यूनिट टाइम में चेंज इन मोमेंटम कितना आया, क्योंकि इस एक्सप्रेशन से पता चलता है कि एक सेकेंड में बॉडी का मोमेंटम जितना चेंज होता है वही बेसिकली क्या होती है, फोर्स होती है। यूनिट टाइम में बॉडी का मोमेंटम जितना चेंज हुआ दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ फोर्स जो कि बॉडी पे क्या हो रही थी, अप्लाई हो रही थी। फिर हमने ये बात भी की थी कि फोर्स जिस बॉडी पे लगती है मोमेंटम उस बॉडी का चेंज होता है। मतलब ऐसे समझ लो, जैसे अगर सपोज कर लो ये मेरे पास ए एक बॉल है और ये मेरे पास मेरा बेटा बी एक बॉल है। ए बॉल आगे जा रही है, बी बॉल भी, मतलब ए और बी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। जब ये टकराएंगे, कोलिजन करेंगे, भाई ऐसे आगे जब टकराएंगे धम करके, तो ए बी पे ताकत लगाएगा और बी ए पे ताकत लगाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ, यानी कि ये बात पढ़ी थी ना कि ए बी पे ताकत लगाएगा, F12 फोर्स अप्लाइड बाय 1 on 2। ए को मैं 1 कह रहा हूं, बी को मैं 2 कह रहा हूं, फोर्स अप्लाइड बाय 1 on 2। इसी तरह बी ए पे जो ताकत लगाएगा F21 फोर्स अप्लाइड बाय 2 on 1। तो हमने ये बात की थी कि अगर F12 है, इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला होगा डेल्टा पी अपॉन टी तो होगा, लेकिन यहां पे छोटा सा 2 आएगा। क्या मतलब, F12 ताकत लगा कौन रहा है, F12 लगा रहा है बॉडी 1, किस पर, बॉडी 2 पे। जिस पर ताकत लगती है मोमेंटम उसका चेंज होता है। ताकत, ये वाली ताकत किस पे लग रही है, बॉडी बी पर, तो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी 2 डिवाइडेड बाय टाइम। इसी तरह जो F21 है, F21 क्या चीज है, ये फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी 2 ऑन बॉडी 1, तो चेंज इन मोमेंटम भी किसका आएगा, बॉडी 1 का आएगा, अपॉन में क्या आ गया, टाइम। क्लियर है, जिस पर फोर्स लगेगी उसका मोमेंटम चेंज होगा। तो ये सारी कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। और चेंज इन मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं ये भी समझ लो। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है भाई, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, बेसिक सी बात हो गई। और मोमेंटम का फॉर्मूला तो हमें पता ही है क्या है, m इंटू वेलोसिटी या मास टाइम्स वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, mvf माइनस mvi। मास को फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनल मोमेंटम मिल जाएगा, मास को इनिशियल से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनिशियल मिल जाएगा। ये आपके पास कहला रहा होता है फाइनल मोमेंटम, ये आपके पास क्या कहला रहा होगा जनाबे वाला, इनिशियल मोमेंटम। क्लियर हो गई बात की। ये थोड़ी बेसिक सी बातें थी जो पिछले लेक्चर के हवाले से थी, जल्दी से इन्हें रिवाइज कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास जो इसका डेरिवेशन है ना, डेरिवेशन से भी पहले आता है इसका स्टेटमेंट। जब कभी भी आप अपने नोट्स वगैरह के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम देखोगे तो उस पर एक स्टेटमेंट लिखा होगा। आपने स्टेटमेंट का रट्टा बिल्कुल नहीं मारना। अभी हम यहां से समझ लेंगे कि वो स्टेटमेंट क्या लिखा है। देखो, अभी हमने ये बात की कि हमारे पास F बराबर है डेल्टा P अपॉन टी के, यानी कि हमने कहा फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि ऐसे लिख सकता हूं कि अगर फोर्स अप्लाई की जा रही है, यानी कि फोर्स नॉन जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब क्या है कि कोई वैल्यू है, 2 3 4 5 कोई भी है। यानी कि अगर फोर्स अप्लाई हो रही है, इसका मतलब बॉडी का मोमेंटम विल चेंज। लिख लेते हैं यहां पे, यानी कि बॉडी का मोमेंटम विल चेंज, बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। जब मोमेंटम चेंज होगा इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यों भाई, खुद सोचो, अगर बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर तो नहीं होगा। भाई अगर मोमेंटम चेंज हो गया, पहले मोमेंटम 5 न्यूटन सेकेंड था, अब बढ़ के 10 न्यूटन सेकेंड हो गया, तो इनिशियल कुछ और है, फाइनल कुछ और है। इसका मतलब चेंज इज नॉन जीरो। जीरो कब होता, अगर इनिशियल और फाइनल बराबर होता तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करते, आंसर क्या आता, जीरो। यानी कि अच्छा अक्सर तुम लोग सोचते होगे कि मैं इस तरीके की चीज़ें ना लिखता क्यों, क्योंकि बच्चे ऑब्वियस सी बात है, मेरा एमडी कैट ई कैट पढ़ाने का ना एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। तो अल्टीमेटली होता क्या है, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना वो आपको एमसीक्यूज़ के एक्सप्रेशन में लिखी हुई मिल रही होती हैं। तो जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होते हो ना, ये सारी चीज़ें साथ साथ लिखते रहा करो। तो जब आप बाद में नोट्स रिवाइज कर रहे होगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके पास पेपर के क्वेश्चन जो है ना वो उसी में मिल रहे होते हैं। ठीक है, खैर, तो क्या बात पड़ी, इससे हमें यह समझ में आ रहा है F इक्वल डेल्टा P डिवाइडेड बाई टी से कि अगर फोर्स नॉन जीरो है
यानी कि इफ फोर्स इज अप्लाइड, और कौन सी फोर्स की बात कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स की, अनबैलेंस फोर्स की बात कर रहा है। अगर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि इनिशियल और फाइनल अलग अलग होगा। अब एक और सवाल ध्यान में आता है, सर इनिशियल और फाइनल अलग अलग तो होगा, लेकिन इनिशियल बड़ा होगा या फाइनल बड़ा होगा? बेटे दोनों पॉसिबिलिटीज है, याद रखना, इनिशियल भी फाइनल से बड़ा हो सकता है और इनिशियल फाइनल से छोटा भी हो सकता है, यानी कि फाइनल भी बड़ा हो सकता है। कौन सा केस है? देखो, अगर बॉडी की स्पीड कम हो रही है, खुद सोचो, अगर बॉडी की स्पीड कम हो रही है तो इनिशियल मोमेंटम ज्यादा होगा, फाइनल मोमेंटम कम होगा। क्यों भाई? पहले 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, तो मास को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, एक वैल्यू आ गई। आपने ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करी, जब ब्रेकिंग फोर्स लगाई तो बॉडी की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। अब मान लो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है बॉडी, तो मास को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले के मुकाबले में वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, यानी कि इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है। और अगर आपकी बॉडी की स्पीड बढ़ रही होगी तो अल्टीमेटली फाइनल मोमेंटम ज्यादा होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। खैर, यानी कि मोमेंटम विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहा, मोमेंटम इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि मोमेंटम कंजर्व नहीं रहा या मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहा। अच्छा, अब इसी को जरा दोबारा देखो, फोर्स अप्लाई किया तो मोमेंटम चेंज हुआ, फोर्स अप्लाई किया तो मोमेंटम चेंज हुआ, मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहा। अगर मैं कहूं अप्लाइड फोर्स इज जीरो, एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मोमेंटम विल नॉट चेंज। यही चीज ऊपर एक्सप्रेशन से भी नजर आ रही है, देखो क्या लिखा हुआ है, F इक्वल्स डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी, फोर्स इक्वल्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी कि अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। कौन सी फोर्स की बात हो रही है, एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है, अनबैलेंस फोर्स की बात हो रही है। ये पॉइंट क्लियर कर लेना। मान लो मेरे पास ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स नीचे लग रही है 40 न्यूटन की, एक फोर्स ऊपर लग रही है 40 न्यूटन की। क्या इसका मोमेंटम चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि बेटे अनबैलेंस फोर्स कितनी है इसके ऊपर लगने वाली, जीरो है। अनबैलेंस फोर्स से क्या मुराद होती है कि भाई कोई ऐसा फैक्टर बचे जो कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता हो। यही सारी बात हमने न्यूटन के कानून में पढ़ी थी। अब देखो, इसमें ऊपर 40 लग रही है, नीचे 40 लग रही है, तो ऊपर वाली 40 और नीचे वाली 40 एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, विच मीन्स जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो स्टिल क्या है, जीरो है। तो अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहेगी, और अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो सारी जिंदगी क्या होगी, रेस्ट में होगी। अब मान लो एक चीज मैंने ऐसे रखी हुई है, इसका वेट 40 न्यूटन का नीचे लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन 40 न्यूटन कहां लग रहा है, ऊपर लग रहा है, लेकिन ये सारी जिंदगी ऐसे रेस्ट में ही रहेगा। क्लियर है? तो जब अनबैलेंस फोर्स जीरो होगा इसका मतलब मोमेंटम विल नॉट चेंज। जब मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जब मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा तो मैं ये कह सकता हूं कि चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू जीरो एंड मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल रिमेन कांस्टेंट। पहले तो जरा ये वाले जुमले को हजम कर लो जो हमने लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है? क्या लिखा है भाई साहब? ये लिखा है कि अगर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करोगे तो मोमेंटम चेंज होगा, और अगर अनबैलेंस फोर्स जीरो होगी तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो, यानी कि बॉडी का मोमेंटम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही जो पूरी की पूरी चीज है ना बेटे, ये जो पूरी की पूरी चीज है, ये पूरी की, ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट। सिंपल, आसान सा ना कितना, यहीं से हमने निकाल लिया। यही बात थी ना भाई। ये क्या कह रहे हैं, F इक्वल डेल्टा पी अपॉन टी, फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। अगर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जीरो, एंड मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। अब सुनो स्टेटमेंट क्या कहता है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें कोई अनबैलेंस फोर्स ना हो, जिसकी टोटल फोर्सेस बैलेंस हो। हम अपने पूरे यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं कि उसमें भाई हम तो मानते हैं ना जो भी कुछ है वो सब यूनिवर्स के अंदर ही है, तो जितनी भी फोर्सेस हैं वो सब क्या हैं, बैलेंस है। पूरे यूनिवर्स की सारी फोर्सेस मिला के क्या है, बैलेंस है। तो बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रही ना अब यूनिवर्स के बाहर से, मतलब आप बोलो मार्स से लग रही है तो मार्स भी क्या है, यूनिवर्स का पार्ट है। हम अर्थ की बात नहीं कर रहे, हम कायनात की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स की। तो हम यूनिवर्स को क्या मानते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं। क्लियर है? गौर से सुनना और समझना। In an isolated system, the total momentum will remain conserved. वही बात हो गई। या in the absence of an externally applied force, the total momentum of the system will remain constant या
कंजर्व, या इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इफ देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ये सारी बातें एक ही घुमा फिरा के, यही तो हमने पढ़ा है। अनबैलेंस फोर्स जीरो होगी तो बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट होगा या कंजर्व होगा। हाँ, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? जीरो। देयर विल बी नो चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल विल बी इक्वल टू फाइनल। अब इसमें एक चीज और समझ लेना जरा, जब भी हम बात करते हैं ना, हम कहते हैं टोटल मोमेंटम, अभी हम पढ़ेंगे भी, जो ड्राइव भी यही चीज करेंगे, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। टोटल की बात करते हैं हमेशा, ठीक है? मतलब समझना जरा, देखो सपोज कर लो एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। ए आगे जा रही है, बी आगे जा रही है। ए की रफ्तार मान लीजिए u1 है, बी की रफ्तार मान लीजिए u2 है। u1 जो है वो u2 से ज्यादा है, यानी कि ए तेजी से मूव कर रही है, बी मरे मरे कदमों से आगे जा रही है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? ये टकराएंगे। अब टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। हम डेली रूटीन में नहीं देखते, एक गाड़ी है वो आगे जा रही है, पीछे से खुदा ना खास्ता कोई दूसरी गाड़ी आके उसे हिट करती है, तो टकराने से पहले और बाद की रफ्तारें क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाती हैं। तो यही बात है जो हम कह रहे हैं ना, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। तो टकराने से पहले का एक मोमेंटम होगा और टकराने के बाद का एक मोमेंटम होगा। टकराने से पहले वाले को हम कह देंगे इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि वो इवेंट से पहले का है, जो इवेंट हुआ उससे पहले का मोमेंटम है। और टकराने के बाद वाले को हम क्या कहेंगे? फाइनल मोमेंटम, ठीक है? तो अभी हमने जो बात की ना, हम ये कह रहे हैं टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। गौर से समझना बात को। मान लो ए के पास पहले मोमेंटम था 10, बी के पास पहले मोमेंटम था 2। जाहिर है ए तेज चल रहा था और बी आहिस्ता चल रहा था, और दोनों का मास सेम था, मिसाल ले ली समझाने के लिए। तो इसका मोमेंटम ज्यादा, इसका कम, ये जाके इससे स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने के बाद मान लो इसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई और वो हो गई 6, और इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई और इसका मोमेंटम मान लीजिए कितना हो गया? लेट्स से 6 हो गया इसका मोमेंटम, ठीक है? इसका मोमेंटम क्या हो गया? 6। पहले इसका मोमेंटम था 10 न्यूटन सेकंड, इसका था 2 न्यूटन सेकंड। बच्चे गौर से समझना, एक मिसाल से एक कॉन्सेप्ट यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? हमने क्या सिस्टम कंसीडर किया है? अच्छा, सिस्टम बहुत सारे होंगे। ये अभी कोलिजन वाला सिस्टम है, फिर एक्सप्लोजन वाले सिस्टम भी आएंगे। बस आपने ये याद रखना है, इवेंट से पहले का मोमेंटम और इवेंट के बाद का मोमेंटम बराबर होगा अगर अनबैलेंस फोर्स क्या है? जीरो है। और हमारा पूरा यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम माना जाता है कि जिसके अंदर तमाम फोर्सेस क्या हैं? बैलेंस है, ठीक है? खैर, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन कितना था, तो भाई सिस्टम में ए भी था और बी भी था, तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन विल बी 12 न्यूटन सेकेंड। पॉइंट समझ आ रहा है? 12 न्यूटन सेकेंड। अब टकराने के बाद ए की जाहिर स्पीड कम हो जाएगी और बी की स्पीड थोड़ी क्या होगी? बढ़ जाएगी। आप खुद सोचो, एक गाड़ी आगे जा रही है, पीछे से एक गाड़ी आगे इसे हिट करती है, सेम मास वाली। जब इसको आगे हिट करेगी तो क्या होगा? जो ये वाली गाड़ी है वो थोड़ा तेजी से आगे जाएगी और इसकी स्पीड थोड़ी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यही बात बताइए, इसका मोमेंटम कम हो गया, इसका मोमेंटम बढ़ गया। टोटल मोमेंटम अब भी चेक करो कितना आ रहा है? 6 + 6 इज 12। तो बेटे ये बताने का मकसद था कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व। ये कहीं नहीं कहा कि बॉडी का इंडिविजुअल मोमेंटम भी मेंटेन रहेगा। देखो, इंडिविजुअल मोमेंटम तो चेंज हो रहा है, लेकिन नेट मोमेंटम कैसा है? कंजर्व। दिस इज द वेरी सेम थिंग जो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ते हैं। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं टोटल एनर्जी कायनात की बराबर रहती है, कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। यही पढ़ते हैं ना भाई। आपने एक चीज को ऊपर की तरफ उछाला, जब आप इसको थ्रो कर रहे हो, इस वक्त सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में है, क्योंकि बॉडी मूव करना शुरू हो रही है। जैसे जैसे ये ऊपर जा रही है, हाइट गेन कर रही है, तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है क्योंकि उसकी स्पीड कम हो रही है। टॉप हाइट पे जाके काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो और इंटायर काइनेटिक एनर्जी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। फिर जब नीचे आ रहा होगा, हाइट कम हो रही है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है। ये बॉटम पे आके अगर ये ग्राउंड है तो सारी पोटेंशियल वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक में। तो आप ये नहीं कह रहे कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है या पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, आप कह रहे हो कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। यानी कि आप ड्यूरिंग द जर्नी किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल निकालो, वो हमेशा क्या आएगा? एक ही जैसा आएगा। यही चीज हम अगले लेक्चर में वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से प्रूव भी करेंगे। क्लियर है भाई? इतनी इससे की बात समझ में आ गई कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व। दूसरी बात क्या थी? इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स
टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व एंड चेंज इन मोमेंटम विल बी 0। क्लियर है भाई साहब? चलो कॉपी कर लो जल्दी से, इसकी डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। चलो भाई आप देखो अच्छा, इस डेरिवेशन के अंदर भी ना एक कहानी को साथ साथ देख लेना, समझ लेना। देखो ये सपोज कर लो मेरे पास एक बॉडी ए है जो कि मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी u1, ये एक बॉडी बी है मेरा बेटा जो कि मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी u2, और मान लेते हैं कि हमारे पास जो u1 है दिस इज ग्रेटर देन u2, ठीक है। यानी कि जो बॉडी ए है वो तेजी से मूव कर रही है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और दोनों का मूवमेंट का डायरेक्शन एक ही है। जाहिर सी बात है मेरा बच्चा जब बॉडी ए तेजी से मूव कर रही है, यानी कि ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, जब बॉडी ए तेजी से मूव कर रही है तो कहीं ना कहीं जाके ये आपस में क्या करेंगे, अब टकरा जाएंगे, ठीक है। मान लो यहां पे इनका कोलिजन हो गया, ये बॉडी ए था और ये बॉडी बी था, और यहां पे इनका क्या हो गया, कोलिजन हो गया। कोलिजन के बाद जो बॉडी ए है ये मूव कर रही है विद स्पीड v1, और जो बॉडी बी है ये मूव कर रही है विद स्पीड v2। अब एक चीज का ख्याल करना है यहां पे जरा जो मास है बॉडी ए का वो पहले क्या था, m1, टकराने के बाद भी क्या होगा, m1। क्यों? टकराने से मास में कोई चेंज नहीं आता। अगर आता होता तो मोटा होना या पतला होना कितना आसान होता ना। आप अपने भाई को खड़ा करते, बोलते भाई मुझे जो है ना वो पतला होना है और मैं आपके साथ कोलाइड करूं, जाके एक धक्का मारते, आप पतले हो जाते, वो मोटा हो जाता, या उल्टा कर जाता। पॉइंट समझ आ रहा है? ऐसा कुछ होता है क्या डेली रूटीन में? नहीं होता। तो टकराने से आपके मास की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो और इसका मास कितना है, m2 है। अच्छा अब जरा देखो यहां पे, अब अगर मैं मोमेंटम डिफाइन करूं, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, मोमेंटम इज p इक्वल्स m टाइम्स ऑफ v, यही फॉर्मूला है, P इक्वल एम वी। दूसरी बात याद रखने वाली, मोमेंटम आपके पास क्या है, एक अदद वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का होगा। हमने इंपल्स भी पढ़ा था, इंपल्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, इंपल्स का डायरेक्शन वही होता है जो चेंज इन मोमेंटम का होता है। याद है ड्राइव कराया था मैंने कि J इक्वल एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, फिर F की जगह पे हमने लिखा था डेल्टा पी अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, इससे इसको कैंसिल कर दिया था, तो इंपल्स किसके बराबर आ रहा था, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। तो वही चीज है बेसिकली ये, ठीक है। खैर अब अगर मैं, तो ये बेसिकली क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर्स की दुनिया का असूल याद रखना, एक गिवन वेक्टर एक डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। और इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा था जो आपके बुजुर्गाने फिजिक्स हैं वो राइट साइड को पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट साइड को नेगेटिव लेते हैं। इसका ख्याल करना, राइट साइड पॉजिटिव ली जाती है, लेफ्ट साइड नेगेटिव ली जाती है। इसी तरह जो अपवर्ड है वो पॉजिटिव लिया जाता है और डाउनवर्ड कैसे लिया जाता है, नेगेटिव। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा, दिस इज m1u1 प्लस का, क्योंकि राइट साइड है। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, m2u2 प्लस का, इसको मैं क्या कहूंगा, दिस इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, ऐसे ही कहूंगा। दिस इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। इनिशियल क्यों, क्योंकि अभी तक कोलिजन नहीं हुआ, यहां हुआ है आपके पास कोलिजन। तो कोलिजन से पहले आपके पास जो भी कुछ है वो सब आपके पास क्या है, इनिशियल है। और कोलिजन के बाद आपके पास जो भी कुछ है वो सब क्या है मेरा बेटा, आपके पास फाइनल है। अब अगर यहां पे मुझे फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए निकालना है तो वो क्या होगा, m1 इंटू v1, यानी कि मास मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी। सीधे हाथ पर है इसलिए यहां भी प्लस साइन आ रहा है। इसी तरह ये आएगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी विल बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय फाइनल मोमेंटम। हो गया भाई, सिंपल सी बात थी, कोई मुश्किल बात थी नहीं यहां तक। अब आपको यह बात पता है कि जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो ड्यूरिंग द कोलिजन एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। एक फोर्स को मैंने नाम दे दिया FAB, एक को मैंने नाम दे दिया FBA, ताकि समझने में आसानी हो जाए। FAB से क्या मुराद है, FAB से मुराद है फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी A ऑन बॉडी B, फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन B। पहले मैंने उसको लिखा है जो फोर्स लगा रहा है, बाद में उसको लिखा है जिस गरीब पर फोर्स लग रही है। और हमें यह पता है कि जिस पर फोर्स लग रही होगी उसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि अगर मैं लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, FAB will be equal to change in momentum of body B divided by time। हाँ या ना, टाइम से मुराद है कितने टाइम तक वो फोर्स लगती रही। जाहिर है जब ये कोलाइड करेंगे तो ड्यूरिंग द कोलिजन जितने टाइम तक ये इन कांटेक्ट रहे वो टाइम T है।
जाहिर है बहुत थोड़ा सा होगा, तभी तो इम्पल्स का कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा चुका हूं, सब चीज हो चुकी है कि वो जो इंपल्सिव फोर्स होती है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए लगती है, लेकिन इट हैज द टेंडेंसी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। खैर, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी विल बी इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम इन बॉडी बी। इसी तरह फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए विल बी इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए डिवाइडेड बाय द टाइम। अब आपका जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन था वो कहता था कि जनाब हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। जो ए बी पे ताकत लगा रहा है तो बी ए पे ताकत लगा रहा है, मैग्नीट्यूड सेम होता है मेरा बच्चा, और डायरेक्शन कैसा होता है, ऑपोजिट। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ ए बी विल बी इक्वल टू माइनस का एफ बी ए। हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, बस वैल्यूज पुट कर दो, मसला हल। एफ ए की जगह पे क्या आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी डिवाइडेड बाय टाइम विल बी इक्वल टू माइनस का चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए डिवाइडेड बाय टाइम। टी से टी मर गया भाई, टी डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो गया भाई, टी तो सेम है ना। क्यों, टाइम ऑफ कांटेक्ट जितना बॉडी ए के लिए था उतना ही बॉडी बी के लिए था। बॉडी ए हवा में तो नहीं चिपकी रही ना, बॉडी ए बी के साथ जाके चिपकी थी। क्लियर हो गया। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। किसके चेंज की बात हो रही है, बॉडी बी के मोमेंटम की। बॉडी बी का फाइनल मोमेंटम क्या है, m2v2, इनिशियल क्या है, m2u2। फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या बनेगा ये, m2v2 माइनस का m2u2 विल बी इक्वल टू माइनस साइन आ गया। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। इसका फाइनल कितना है, m1v1, इसका इनिशियल कितना है, m1u1। तो m1v1 माइनस का m1u1, ये डेरिवेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों पता होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं फिजिक्स में रट्टा कोई नहीं है। जो मैं इसकी एक्सप्रेशन निकालूंगा ना उसके अंदर भी एक इंटरेस्टिंग बात बता दूंगा आपको। ये हो जाएगा m2v2 माइनस का m2u2। ये माइनस साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो दिस विल बी माइनस का m1v1 माइनस माइनस द प्लस का m1u1। सारे u वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो, v वालों को एक तरफ कर लो। ये v वाला टर्म है, इसको इधर ले आते हैं, ये u वाला टर्म है, इसको यहां ले जाते हैं। तो क्या बनेगा, ये बनता है जनाबे वाला m2v2 प्लस का m1v1 विल बी इक्वल टू m1u1, जो पहले से लिखा हुआ था, जब ये भी वहां चला गया तो माइनस था यहां पे, वहां जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का m2u2। अब जरा इसे देखो मेरा बेटा, ये क्या चीज है, m2v2 क्या है, फाइनल मोमेंटम बॉडी बी का, हाँ या ना, मास ऑफ बॉडी बी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। ये क्या है, फाइनल मोमेंटम बॉडी ए का। ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम बॉडी ए का। ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम बॉडी बी का। तो आपको क्या नजर आ रहा है, आपको ये नजर आ रहा है कि आप ये कह रहे हो टोटल फाइनल मोमेंटम बराबर है किसके, टोटल इनिशियल मोमेंटम के। अगर अनबैलेंस फोर्स क्या है, जीरो। लेकिन सर हमने यहां तो कोई अनबैलेंस फोर्स की बात ही नहीं करी। अब पहले ये समझ लो, क्योंकि अगर आपने कहीं भी कोचिंग वगैरह में पढ़ा होगा तो डेरिवेशन तो कर ली होगी। अब कॉन्सेप्ट समझ लेना, हमने क्या बात की थी कि अनबैलेंस फोर्स जीरो होगी तो मोमेंटम मैच करेगा इनिशियल का किससे, फाइनल से। देखो अनबैलेंस फोर्स जीरो कहां है, देखो तो समझो एफ ए बी और एफ बी है। जो ताकत ए ने बी पे लगाई उतनी ही ताकत बी ने किस पे लगाई, ए पे। आप चेक करो क्या इन दोनों फोर्सेस का सम जीरो आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। अगर ये 10 न्यूटन है, ये भी कितना है 10, ये 40 है, ये भी 40, ये 50 है, ये भी 50। क्या इन दो के अलावा सिस्टम के ऊपर कोई और फोर्स इनके ऊपर एक्ट कर रही है, नहीं कर रही भाई, नहीं कर रही ना। पॉइंट समझ आ रहा है। तभी तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है या जो एक्सटर्नल फोर्स है वो बेसिकली क्या है, जीरो है। दिस इज द रीजन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बजाय अगर आप ये वाली एक्सप्रेशन याद रखो ना तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक्सप्लोजन वाले केसेस के अंदर अमूमन एक बॉडी होती है जो एक्सप्लोड करके 3 या 4 पार्ट्स में टूटती है। जब एक बॉडी होगी ना तो इनिशियल में
सिर्फ m इंटू यू आएगा, क्योंकि एक बॉडी है तो उसका मास m और उसकी स्पीड u। जब वो फटेगी, एक्सप्लोड करेगी, तो अगर 4 पार्ट्स बन रहे हैं तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4। इसलिए कहते हैं भाई रट्टा नहीं मारो, ये इक्वेशन वैलिड है जब तक ये केस है कि 2 बॉडीज मूव कर रही हैं, वो टकराई और फिर मूव कर रही हैं। क्लियर हो गया? यानी कि जब 2 बॉडी की कोलिजन की बात होगी ना तब तो ठीक है। अगर 3 बॉडीज होती तो m1 u1 m2 u2 m3 u3 m1 v1 m2 v2 m3 v3, तो लकीर के फकीर नहीं बन जाना। तो भाई साहब दिस वाज द डेरिवेशन, कॉपी कर लो। आगे हम सवाल स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा देखो, हमारे सामने एक सवाल मेंशन है कह रहे द 2 स्फेरिकल बॉल्स 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। अब देखो कह रहे हैं कि आपके पास ये जो 2 बॉल्स हैं ना, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे की तरफ आने से क्या मुराद है? देखो ये सपोज कर लो एक 2 किलोग्राम वाली बॉडी है और ये सपोज कर लो एक 3 किलोग्राम वाली बॉडी है। 2 किलोग्राम वाली बॉडी ऐसे आ रही होगी और 3 किलोग्राम वाली बॉडी ऐसे आ रही होगी, तभी हम कह सकते हैं कि दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। और इनकी वेलोसिटीज दी हुई हैं 6 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब वंस अगेन मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर का दारोमदार किस पे होता है? डायरेक्शन पे होता है। तो अगर मैं राइट साइड को पॉजिटिव लूं तो ये वाली वेलोसिटी +6 होगी और ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? -4 मीटर पर सेकेंड। आगे कह रहे हैं व्हाट मस्ट बी द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर बॉल आफ्टर द कोलिजन। जब कोलिजन होगा, बच्चे गौर से सुनना, ये बात गौर से सुनना और समझना, क्योंकि अक्सर जगहों पे इसके सॉल्यूशन के अंदर एक मिस्टेक की हुई होती है। क्या मिस्टेक करते हैं वो? देखो वो ये मिस्टेक करते हैं कि चूंकि इन दोनों में से ये बड़ी बॉल है और बड़ी बॉल के साथ आपने माइनस साइन ले लिया, तो वो फिर फाइनल वेलोसिटी में भी उसे माइनस प्लेस कर देते हैं। देखो फिजिक्स में कोई चीज़ रट्टा, ये ट्रेडिशन नहीं होता है। ज़रा समझो होगा क्या, अकल से सोचो, बिल्कुल सिंपल। भाई आपके पास 2 गेंदे हैं, 2 बॉल हैं, आपने एक बॉल को ऐसे रोल किया, एक बॉल को ऐसे रोल किया। बिल्कुल सिंपल, एक लेमैन की तरह सोचना। ये बॉल आई, ये बॉल आई, आगे टकराई। टकराने के बाद क्या ये वाली बॉल इस बॉल के अंदर से निकलती हुई जादुई तौर पे वहां चली जाएगी और ये वाली बॉल उस बॉल के अंदर से जादुई तौर पे वहां चली जाएगी? नहीं ना, ये बॉल टकराएगी और टकराने के बाद ये ऐसे जाएंगे। हाँ है ना भाई? नॉर्मल रूटीन में जो होता है, खुदा ना खास्ता किसी गाड़ी का दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो, ये गाड़ी रुकी है तो टकराने के बाद ये वाली गाड़ी थोड़ा सा बाउंस बैक करेगी इंपैक्ट की वजह से और ये वाली थोड़ा आगे चली जाएगी उठ के। ऐसे ही होता है ना, तो वही काम होगा यहाँ भी। जब ये टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तो कोलिजन करने के बाद आपके पास ये जो 3 किलोग्राम वाली बॉडी है, बेटे याद रखना कि मैं सारी चीज़ आपको कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ। क्लियर हो गया? जो कॉन्सेप्ट बन रहा है ना भाई, टूवर्ड्स का यही एक केस बनता है, टूवर्ड्स का और कोई केस नहीं बनता। टकराने के बाद आपकी 3 किलोग्राम वाली बॉडी यहाँ जा रही होगी और आपकी जो 2 किलोग्राम वाली बॉडी है वो आपके पास कहाँ आ रही होगी? वो आपके पास इस तरह से आ रही होगी। अच्छा, हमेशा यही केस हो ये लाजमी भी नहीं है। देखो एक मिसाल दो, सपोज करो एक तरफ से आपने फुटबॉल को लॉन्च किया, फुटबॉल को, और एक तरफ आपने वो जो बचपन में हमारे पास वो एयर सॉफ्ट गन नहीं आया करती थी, बंदूकें छोटी वाली, उसके अंदर हमारे पास वो जो छर्रे हुआ करते थे ना छोटे वाले, येलो कलर की, वो जो स्मॉल सी बॉल्स होती थी, मार्बल बॉल समझ लो कोई, वो आपने यहाँ रखी हुई है, यहाँ से फुटबॉल आया। अब अगर मैं फुटबॉल को चलाऊंगा और यहाँ से मार्बल को चलाऊंगा तो ये तो तय है कि मार्बल में ये सलाहियत नहीं है कि फुटबॉल को पीछे भेज देगा। फुटबॉल मार्बल को अपने साथ लेता हुआ कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है? ये उस केस में हो रहा है जब एक बॉडी का मास बहुत बड़ा है और एक बॉडी का मास बहुत छोटा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो बड़ी वाली बॉडी है उसी के डायरेक्शन में दोनों बॉडीज क्या कर जाएं? मूव कर जाएं। क्लियर हो गया? हाँ या ना? ठीक हो गया? अब जरा समझना, वरना बाकी के सारे केसेस के अंदर मेरे लिहाज से यही होगा कि आपके पास टकराए और टकराने के बाद ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है? व्हाट मस्ट बी द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर बॉल आफ्टर द कोलिजन। स्मॉलर बॉल की वेलोसिटी आपने मालूम करनी है। इन दोनों में ये स्मॉलर है, ये लार्जर है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बिगर बॉल इज 3 मीटर पर सेकेंड, आपके पास बड़ी बॉल की वेलोसिटी क्या आ रही है? 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? सिंपल है।
अब क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सर आपको कैसे पता चला कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा? मेरा बेटा याद रखना, आपका कोलिजन जब भी हो रहा होगा वो कोलिजन कहाँ हो रहा होगा, यूनिवर्स में कहीं ना कहीं हो रहा होगा। और हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो कैसा माना जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो कोलिजन वाले केसेस के अंदर, एक्सप्लोजन वाले केसेस के अंदर, एवरी टाइम द मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। आप कहोगे मोमेंटम आपका कैसा है, मोमेंटम आपका कंजर्व है। कंजर्वेशन से क्या मुराद है, टोटल इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। क्लियर है? जरा पहले इनिशियल मोमेंटम मालूम करो। इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, m1u1 प्लस m2u2। आ जाओ भाई, m1 छोटी वाली बॉडी को m1 कह दो यानी कि 2, इसकी वेलोसिटी कितनी है +6, m2 कितना है 3 किलोग्राम, इसकी वेलोसिटी कितनी है -4। क्लियर हो गया? 2 6 12 प्लस माइनस माइनस 3 4 12। टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना आ रहा है आपका, 0 न्यूटन सेकेंड आ रहा है। अब आपको पता है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। मोमेंटम कंजर्वेशन का जो लॉ है, इनिशियल मोमेंटम तो आपने मालूम कर लिया कितना है 0, फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 नहीं पता अभी तक हमें, 0 एज इट इज आया। m1 इसका मास कितना है, वही है भाई, मास थोड़ी चेंज हो गया 2 किलोग्राम। और इसकी वेलोसिटी आपको मालूम करनी है जो कि अभी हमें नहीं पता। अभी मैं खुद से प्लस या माइनस साइन नहीं लगा रहा, जो मेरी लॉजिक है अगर वो बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पे माइनस साइन खुद ही जनरेट हो जाएगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। प्लस m2 कितना है यहाँ पे भाई 3 किलोग्राम, और v2 कितना है मेरे पास +3। भाई ये मैं बता चुका हूँ +3 क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों मासेस बहुत ज़्यादा छोटे बड़े नहीं है। तो होगा क्या, ये ऐसे आके टकराएंगे, टकराने के बाद 3 वाला यहाँ जाएगा और 2 वाला यहाँ जाएगा। क्लियर है? खुद सोचो, या तो ये होता ना 3 वाला 300 किलोग्राम का मास होता, तो ये होता कि ये दोनों आगे ऐसे टकराते और टकराने के बाद इसी डायरेक्शन में जा रहे होते। पॉइंट समझ आते? तो फिर दोनों की वेलोसिटी नेगेटिव ली जाती। या ये वाला मास बहुत बड़ा होता, ये बहुत छोटा होता, टकराने के बाद दोनों ऐसे जा रहे होते। वो आपको सवाल में बताएंगे, जो भी हम आगे लेक्चर करेंगे ना कोलिजन वाला, उसमें हम केसेस करेंगे आखिर में 4। उसमें यही होता है, अगर एक बहुत बड़ी बॉडी और एक बहुत छोटी बॉडी है तो आप देखो कि बड़ी बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉलो हो रहा है, जो कॉमन सेंस भी है। खैर, तो ये बन जाएगा 0 विल बी इक्वल टू 2v1 प्लस 3 3 9, 9 को वहाँ फेंक दो, माइनस का 9 विल बी इक्वल टू 2v1, v1 विल बी इक्वल टू माइनस का 9 डिवाइडेड बाई 2, v1 विल बी इक्वल टू माइनस का 4.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है भाई साहब? तो इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए आपके पास ये भाई साहब पीछे की तरफ मूव करेंगे विद अ स्पीड ऑफ 4.5 मीटर पर सेकेंड, ताकि ओवरऑल मोमेंटम क्या हो सके, आपका कंजर्व हो सके। पॉइंट समझ आ गया? क्लियर है? आप कहीं और सोल्यूशन देखोगे तो आपको नजर आएगा इसको वो माइनस ले रहा है और इसको वो प्लस ले रहा है, और ये माइनस और प्लस एक ही केस में हो सकता है। अगर थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो, अगर मैं मान लूँ ना कि इसके साथ माइनस आ रहा है, इसके साथ प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि 2 किलोग्राम वाला आएगा और 3 किलोग्राम वाले के अंदर से निकल जाएगा और 3 वाला 2 के अंदर से निकल जाएगा, जो कि हो नहीं सकता प्रैक्टिकली। कॉपी कर लो, आगे चलें। अब देखो मेरा बेटा, हमारे सामने एक और सवाल मेंशन है, और वो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक ट्रक है जिसका मास है 2500 किलोग्राम और ये मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। आपके पास मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ट्रक है, इस ट्रक का मास आपको गिवन है 2500 किलोग्राम, और ये ट्रक भाई ऐसे मूव कर रहे हैं 21 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, आगे आपको कहता है इट कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी कार। आपके पास यहाँ पे एक कोई कार है जो कि कैसी है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब अगर मैं इसको बॉडी नंबर 1 कहता हूँ तो 21 जो होगा वो इसका u1 हो जाएगा। मतलब u1 क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी नंबर 1। तो पहली बॉडी की वेलोसिटी ये हो गई, तो बॉडी 2 की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो कैसा है, रेस्ट में है। मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है, तो ये चीज़ मुझे कोलिजन से पता चल रही है। देखो, अगर आपके सवाल में कभी भी कोलिजन का तस्करा है ना, तो आपके पूरे कोर्स के अंदर 2 ही टॉपिक है जो इससे हल कर सकते हो आप। एक आपके पास जैसे कहना चाहिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, और एक आपके पास इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन अभी अगले टॉपिक में आएगा। ठीक है, खैर, और इसका मास आपको कितना दिया हुआ है, 1000 किलोग्राम, ये लिखा हुआ, हैविंग अ मास ऑफ 1000 किलोग्राम। आगे कहता है द ट्रक एंड द कार मूव टुगेदर। ये एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है, इसको गौर से समझ लेना।
देखो बेटे, ये वाले जो केसेस होते हैं ना, ये कहलाते हैं एम्बेडेड सिस्टम केसेस। क्या कहलाते हैं? एम्बेडेड सिस्टम केसेस। एम्बेडेड सिस्टम केसेस में क्या होता है, ये भी हम इलास्टिक कोलिजन में भी पढ़ेंगे कि जहां जहां एम्बेडेड सिस्टम होता है वो इन इलास्टिक कोलिजन होता है बेसिकली क्या है, एक बॉडी आई, आगे दूसरी बॉडी से टकराई, और टकराने के बाद बोथ द बॉडीज आर मूविंग टुगेदर, दोनों स्टिक कर गई, और स्टिक करने के बाद दोनों क्या कर रही हैं, एक साथ मूव कर रही हैं, तो कॉमन सिस्टम बन जाएगा। कॉमन सिस्टम का मास कैसे निकलेगा भाई? अगर ये बॉडी है, इसका मास 10 किलो है, ये बॉडी है, इसका मास 5 किलो है, टकराने के बाद साथ मूव कर रही है, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन क्या होगा? पहली बॉडी का मास प्लस दूसरी का मास, 10 + 5 यानी कि 15 किलो का सिस्टम हो जाएगा आपका। देख लो अब यहाँ पे जरा, तो ये आई और आगे टकराई, टकराने के बाद ये कह रहा है कि आपका जो ये ट्रक है, ये ट्रक और आपकी ये जो कार है, बोथ द सिस्टम आर मूविंग टुगेदर विद सम कॉमन वेलोसिटी। एक कॉमन वेलोसिटी से दोनों क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। और आपको मालूम करना है, आपको सिस्टम का टोटल सिस्टम का मास पता चल चुका है कितना है, m1 + m2। कैलकुलेट द कॉमन वेलोसिटी, कोई टेंशन नहीं है। हमें ये बात पता है कि ड्यूरिंग द कोलिजन ओवरऑल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कैसा रहा होगा? कंजर्व रहा होगा। कंजर्व का मतलब क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अगर मुझे इनिशियल मोमेंटम निकालना है, फॉर्मूला क्या है? m1u1 + m2u2। अभी m1 कितना है मेरे पास? m1 मेरे पास है 2500 किलोग्राम, और u1 कितना है मेरे पास? u1 मेरे पास है 21 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 बॉडी b का यानी कि गाड़ी का मास कितना है? 1000 किलोग्राम, और बॉडी b की यानी कि कार की रफ्तार कितनी है? 0। तो ये वाला पूरा फैक्टर तो क्या हो गया? 0 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, या इसको ऐसे ही रहने दो, कोई मसला नहीं है। 2500 × 21। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लो, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो। हमारे लिए चीज़ें जितनी खुली खुली लिखी होती हैं, मल्टीप्लाई होकर कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं होती, उतनी हमारे लिए क्विक मैथ्स क्या होती है? आसान होती है। आगे हमने यूनिट लगा दिया न्यूटन सेकेंड। लेकिन अगर आप बोर्ड के लिए कर रहे हो तो ऐसे खुला खुला नहीं लिखना, क्योंकि फिर तो कैलकुलेटर है ना, सॉल्व कर लो। फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या है? m1v1 + m2v2। मैं लिख सकता हूँ m1v, या पहले ऐसे लिख लो m1v1 + m2v2। अब मुझे ये पता है कि कार और जो ट्रक है, दे आर मूविंग टुगेदर आफ्टर द कोलिजन। ये दोनों कैसे मूव कर रहे हैं? दे आर मूविंग एक साथ साथ। तो जब एक साथ मूव करेंगे आफ्टर द कोलिजन, तो v1 विल बी इक्वल टू v2 विल बी इक्वल टू v। दोनों के दोनों कैसे मूव कर रहे हैं? एक साथ मूव कर रहे हैं। जब एक साथ मूव कर रहे हैं मेरे भाई, तो अल्टीमेटली फाइनल वेलोसिटी जो ट्रक की होगी वही कार की होगी, तो मैंने उनको v कह दिया। ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। जब एक साथ मूव कर रहे हैं तो जो इसकी रफ्तार होगी वो इसकी होगी। अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हो तो जो गाड़ी की रफ्तार है वही आपकी रफ्तार है, वही गाड़ी में रखे हुए सामान की रफ्तार भी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा? फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू m1v प्लस m2v। यानी कि अगर मैं यहाँ से कॉमन कर लूँ तो दिस इज m1 + m2 × v। m1 कितना है? 2500। m2 कितना है? 1000। जमा करेंगे तो 2500 + 1000 कितना होता है? ये 3500 × v। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का बराबर होता है किसके? फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम कितना आया था? 2500 × 21 विल बी इक्वल टू 3500 × v। जो जो चीज़ आपको कैंसिल होती नजर आ रही है कर दो। ये 3500 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह क्या होगा? डिवाइड होगा। यानी कि v विल बी इक्वल टू 2500 × 21 डिवाइडेड बाय 3500। सिंप्लीफाई कर लीजिए उठा के। ये 2 0 से 2 0 तो पहली फुर्सत में चले गए, और 5 के टेबल से काट दो। 5 7 से हुआ 35, 5 5 से क्या हो गया? 25, 5 7 से 35, 5 5 से 25, 7 1 से 7, 7 3 से 21। अब आप लोग एक काम करना, जो MD-CAT E-CAT की तैयारी कर रहे हो, इसको अपने एंड पे एक बार मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करा के एक बार कॉम्पैक्ट फॉर्म में ले आना। जब कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाओगे ना तो आप देखोगे ये कुछ बन रहा होगा 525 करके, शायद कुछ बन रहा होगा 52500। यस 52500 बन रहा होगा। फिर आप उसको यहाँ पे कैंसिलेशन करने की कोशिश करना, तो आप देखोगे उससे सॉल्व करना क्या हो रहा है? मुश्किल हो रहा है। तो अल्टीमेटली 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया? 15 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे आप नोट कर लो
कि इसकी भी वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है और इसकी भी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि टकराने के बाद ये पूरा सिस्टम ऐसे ही मूव करना शुरू हो जाएगा जिस डायरेक्शन में इनिशियली ट्रक मूव कर रहा था, अब पूरा सिस्टम भी क्या कर रहा होगा, वहीं पे मूव कर रहा होगा। तो इस तरह के सवाल भी आपके माजी में अक्सर पूछे जा चुके हैं। कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, जो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है ना, अब देखो जो मैं बार बार बात कहता हूं ना कि भाई एमडी कैट और ई कैट के लिए अलग से कोई फिजिक्स नहीं है, यही जो हम पढ़े यहीं से सब कुछ बनता है। अब तो मैं टॉपिकल पढ़ा रहा हूं ना, तो टॉपिकल में आप देखो हर टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये वन ऑफ द क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है इस टॉपिक में से। ये अब तक मुझे 2 दफ़ा नज़र आ चुका है। 2022 से पहले तो एक ही मरतबा था, नम्स के 2019 के पेपर में आया था जो एनटीएस ने कंडक्ट किया था। उस साल 2 पेपर हुए थे, एक पेपर कैंसिल हो गया था क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स की तादाद ज़्यादा थी और बच्चों ने बहुत शोर किया था कि आपने हमें रिटन में लिख के दिया था कि आप 70% थ्योरी पूछेंगे, बाकी न्यूमेरिकल्स होंगे, तो वो कैंसिल हुआ था। फिर एक दोबारा पेपर हुआ था, तो बहरहाल एक नम्स 2019 में आया था। फिर पिछले साल के आगा खान के पेपर के अंदर भी ये सवाल, यानी कि 2022 में, भी 2023 चल रहा है ना, आगा खान 2022 जुलाई के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। अब सवाल बनाने वाले के दिमाग को देखो और सवाल चेक करो ज़रा, क्योंकि देखो इसके अंदर ना उसने, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर कोई ढंग का टीचर पेपर सेट कर रहा है तो उसको ये बात पता होती है कि बच्चा क्या क्या भंड मार सकता है। अब हमने आज के लेक्चर में जो कॉन्सेप्चुअल बातें पढ़ी हैं ना, उसको देखते हुए पहले इसका आंसर निकालते हैं, फिर थोड़ा सा एक पॉइंट मिस करके एक कॉन्सेप्ट को खराब करके इसका आंसर निकालते हैं, और आप देखोगे दोनों ऑप्शन वहां मौजूद हैं। देखो जरा क्या कह रहे हैं। कहते हैं एक रेलवे ट्रक है जिसका मास है 2 × 10⁴ किलोग्राम, इज ट्रेवलिंग एट 0.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जनाब, एक मान लीजिए आपके पास ट्रक है, इसका नाम ट्रक ए है और ये मूव कर रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। गुड हो गया। और इसका मास कितना है भाई, 2 × 10⁴ किलोग्राम। सही है। आगे कहते हैं कोलाइड्स, कोलिजन का सवाल है, तो कंजर्वेशन और मोमेंटम का क्वेश्चन है। एक्सप्लोजन वाले भी केसेस आएंगे, अभी वो भी हम पढ़ेंगे। अभी और भी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे पेंडिंग, लेकिन किसी वजह से रोके हुए। मैं चाह रहा हूं पहले कोलिजन पढ़ाऊं, इलास्टिक कोलिजन, उसकी पूरी कहानी हो ताकि आपको काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, देन वी विल मूव। ठीक है, उसके बाद फिर जो आएगा ना एक्सप्लोजन वाला पार्ट, उसमें मजीद सवाल भी हैं पास्ट पेपर्स के। अभी कोलाइड्स विद अनदर ट्रक ऑफ हाफ ऑफ इट्स मास। हाफ ऑफ इट मास से क्या मुराद है, जो इसका मास है उसके मुकाबले में इसका मास आधा है। तो अगर आधा मास निकालना है, इसका कितना है 2 × 10⁴, इसको 2 से क्या करा, डिवाइड कर दिया। क्या आंसर आता है 1 × 10⁴ किलोग्राम। यानी कि ये पहला ट्रक जिस दूसरे ट्रक से टकरा रहा है उसका मास पहले के मुकाबले में आधा है, तो कितना हो गया 1 × 10⁴ किलोग्राम। मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये कैसे मूव कर रहा है भाई, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है एट 0.4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मैंने मान लिया कि ये ऐसे मूव कर रहा है और इसका रफ्तार कितना है 0.4 मीटर पर सेकेंड। भाई ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया ना, या तो वो ये कहते थे दे बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, या वो ये कह रहे हैं दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब हमें पता है मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है डायरेक्शन के सेंस में। ठीक है, तो अगर इसको मैं पॉजिटिव लूंगा सीधे हाथ को, तो उल्टे हाथ, भाई ये सीधे हाथ पे जा रहा है तो पॉजिटिव, ये उल्टे हाथ पे आ रहा है तो नेगेटिव। क्लियर है। इफ द ट्रक्स कपल ऑटोमेटिकली, कपल का मतलब वही एम्बेडेड सिस्टम, दोनों एक साथ जुड़ गए ऑटोमेटिकली ऑन कोलिजन, देयर कॉमन वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। कॉमन वेलोसिटी बतानी है आफ्टर द कोलिजन। मान लेते हैं दोनों एक साथ हो गए, और एक साथ होने के बाद क्या हो रहा है कि ये मान लो ट्रक ए है, ये मान लो ट्रक बी है, और एक साथ होने के बाद दोनों क्या कर रहे हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं। सर यहां क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि मास ट्रक ए का बहुत ज्यादा है। ट्रक ए का मास है 20,000 किलोग्राम। भाई 10⁴ का मतलब आगे 4 0, इसका 20,000 है, इसका 10,000 है, तो जाहिर है बड़े ट्रक के मास के ऊपर ही तो लेके जाएगा वो उसको। क्लियर है, खत्म हो गई कहानी। आपने कॉमन वेलोसिटी निकालनी है, टोटल सिस्टम का आप निकाल सकते हो। मास कितना हो जाएगा m1 + m2, यानी कि इन दोनों को जमा कर लेंगे। तो अभी देखते हैं, खैर वो निकाल लेंगे ना, अभी कैलकुलेशन करते हैं। खैर आगे आ जाओ जरा। वही है भाई हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है भाई, इनिशियल मोमेंटम आपका होगा m1 u1 + m2 u2। ठीक है जनाब, आ जाओ। m1 कितना है 2 × 10⁴ किलोग्राम, u1 कितना है 0.5, प्लस m2 कितना है 1 × 10⁴ किलोग्राम, वो कितना है u2 कितना है
माइनस का 0.4। माइनस साइन क्यों लगाया है भाई? क्योंकि मोमेंटम मेरे पास कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर मेरे पास डायरेक्शन डिपेंडेंट होता हैगा। ये माइनस आके इधर प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 2.5 से क्या हो गया 1, 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं, 2 से 2 मर जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, ये इसका मोमेंटम कैलकुलेट हो गया। प्लस माइनस जा माइनस, और 1.4 जा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अब इसे सॉल्व कैसे करें? देखो 10 पावर 4 दोनों में कॉमन आ रही है, आप निकाल लो बाहर। ठीक है, याद रखना एक्सपोनेंट के साथ कैलकुलेशन करने का तरीका यही होता है कि आप दोनों में कॉमन एक्सपोनेंट बनाते हो, 10 की पावर कॉमन करते हो और कॉमन को बाहर निकालते हो, बाकी तो सॉल्व करना अंदर आसान हो जाएगा। यहां बचा 1, यहां बचा 0.4। 1 में से 0.4 निकाल दिया तो क्या बचा भाई 0.6, यानी कि इनिशियल मोमेंटम कितना आ रहा है 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 न्यूटन सेकंड। मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं 10 की पावर 4 को यहां मल्टीप्लाई करा के 1 2 3 4, यानी कि ये 6000 न्यूटन सेकंड बन जाएगा, बट मैं नहीं लिख रहा क्योंकि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर जितना आप खुला खुला लिखोगे कैंसिलेशन आसान होगी। खैर, अब आ जाओ फाइनल मोमेंटम पे। फाइनल मोमेंटम क्या है? m1 v1 प्लस m2 v2। हमें पता है कि दोनों आपस में कपल हो गए। कपल होने का मतलब क्या है? m1v प्लस m2v, यानी कि पहला ट्रक जिस रफ्तार से मूव करेगा दूसरा भी उसी से मूव करेगा। सिंपल हो गया, यानी कि फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v। सिंपल है। जाहिर है जब आप एप्टीट्यूड के लिए कर रहे हो तो आपको सारे स्टेप्स नहीं करने, मैं तो इसलिए बता रहा हूं कि मुझे थोड़ी पता दोबारा ये सवाल बोर्ड्स में आएगा या कहां आएगा। जो इससे पहले मैंने सवाल कराया था वो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के अंदर क्वेश्चन नंबर 3.8 था, एंड ऑफ चैप्टर। अब ये सवाल उससे मिलता जुलता आपके पास पेपर में आया हुआ है, तो आ तो कहीं भी सकता है। ठीक है, बोर्ड्स में करोगे तो स्टेप चाहिए होंगे, जाहिर है। m1 प्लस m2, m1 कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 किलोग्राम, प्लस m2 कितना है 1 इंटू 10 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय v। अगर मैं यहां से 10 की पावर 4 कॉमन निकाल लूं तो ब्रैकेट में क्या बचता है 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय v, यानी कि फाइनल मोमेंटम क्या आ गया 3 इंटू 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय v। देखो ना भैया, यहां 10 पावर 4 था, कॉमन आ गया तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 आ गया भाई। अब हमें पता है इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सिंप्लीफाई करो, इनिशियल मोमेंटम कितना था आपके पास 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 विल बी इक्वल टू फाइनल कितना आया 3 इंटू 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय v। 10 पावर 4 से 10 पावर 4 तो वैसे ही मर गया, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड, यानी कि v विल बी इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाय 3। सिंप्लीफाई कर लो, 3 के टेबल में 0 तो नहीं आता तो 0 पॉइंट लगा लिया। 3 2 का क्या होता है 6 होता है भाई, 3 के टेबल में 0 नहीं आता इसलिए 0 पॉइंट लगा लिया क्योंकि मुझे आगे वाले नंबर को यूज करना है। 3 2 का क्या हो गया 6, यानी कि आंसर क्या आ रहा है 0.2 मीटर पर सेकेंड, विच मीन्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये तो आपने कर लिया, ठीक है। अब मैंने आपको इस पूरे लेक्चर में अच्छे तरीके से ये बात बताई थी कि मेरा बेटा जो आपका मोमेंटम है ना, मोमेंटम वो आपकी कैसी क्वांटिटी है, मोमेंटम आपकी है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। अब आप मान लो कि आप थोड़ी देर के लिए इस चीज को भूल गए, आपने इसका नोट ही नहीं किया कि दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अक्सर जगहों पर जो डेरिवेशन होती है, जो भी हमने भी की डेरिवेशन, उसमें 2 बॉल्स होती हैं, दोनों बॉल्स एक ही डायरेक्शन में जा रही होती हैं, तो उसका आंसर हमेशा आता है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स m1v1 प्लस m2v2, और वो बच्चे को रट्टा लगा हुआ होता है। वो सिंपल क्या करता है u1 u2 v1 v2 की जगह उनकी वैल्यूज रखता है, प्लस माइनस की तरफ जहन नहीं जाता उसका। तो अब होगा क्या, जब आपने यहाँ प्लस माइनस पे गौर व फिक्र नहीं किया तो अल्टीमेटली इसका मतलब यहां भी आप फिर प्लस लगा चुके हो, ये आपने अगर गौर नहीं किया कि ये वेक्टर है, दोनों जगह आपने प्लस लगाया, मतलब ये आपको पता ही नहीं है ना एक तरह से। फिर तो अब ये गलत वाला सॉल्यूशन कर रहा हूं, सही वाला सॉल्यूशन हो गया, तो ये भी प्लस हो गया सिंपल, तो यहां भी प्लस आ गया। अब जब यहां भी प्लस आ गया 1 प्लस 0.4, 1 प्लस 0.4 आपका आंसर क्या आ गया, ये 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। आपने ये सारा काम ऐसे ही किया, एज इट इज आ गए वहां तक आप, सही है। अब देखो जरा इधर, अब जरा समझना, एग्जामिनर की चालाकी चेक करना बेटे, और फिर मोहतात हो जाना कि कॉन्सेप्चुअली पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी होता है। इनिशियल मोमेंटम देखो क्या आया 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 न्यूटन सेकेंड विल बी इक्वल टू फाइनल, फाइनल कितना आया 3 इंटू 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय v। 10 पावर 4 से 10 पावर 4 चला गया, 3 को लाके डिवाइड करा दो, 1.4 डिवाइडेड बाय 3। 3 के टेबल में 1 नहीं आता, इसका मतलब 1 को मुझे यहां ले जाके यूज करना है, तो 0 पॉइंट लग गया, ये आ गया इधर। 3 4 क्या होता है 12, 3 4 इज 12, 14 में से 12 गया तो 2 बचा,
डेसिमल के बाद हर स्टेप पे एक जीरो लगा सकते हैं। 3 6 क्या हो गया 18, 20 में से 18 गया, 2 बचा, फिर जीरो लगा दिया, क्योंकि डेसिमल के बाद हर स्टेप पे आप एक जीरो लगा सकते हो। दूसरा जीरो लगाना है तो फिर यहां भी जीरो लगाना पड़ेगा। खैर एक जीरो आया, फिर ये क्या आया 3 6 फिर 18 हो गया। 0.466 अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो इट विल बी 0.47। चेक करो जरा यहां पे ऑप्शन सी नजर आ रहा है, ये गलत है ऑप्शन सी, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है जालिम ने। अब देखो इससे क्या हो रहा है, अब ये मैं बता रहा हूं ये पूरा काम एक अच्छा बच्चा करता है। जो बुरा जो बच्चा होता है, जो बेचारा नालायक है, जिसने पढ़ा ही नहीं है, जिसने सारा दिन कुछ और काम किया, उसके तो ये जहन में आएगा ही नहीं कुछ भी ना, वो तो एक अलग है, उसको तो साइड पे कर दो। जो अच्छा बच्चा है, जिसने क्या करा, डेरिवेशन का रट्टा मारा और कॉन्सेप्चुअली चीज को नहीं पढ़ा, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स m1v1 प्लस m2v2 वैल्यूज पुट करी और निकाला, उसके लिए ये आएगा 1.4 इंटू 10 पावर 4। फिर ये भी उसने किया हुआ होगा, ठीक है, फिर वो यहां पे आ जाएगा उठ के। क्लियर हो गया? जब वो यहां पे आ जाएगा तो ये देखेगा 0.47 और ऑप्शन में वो भी मौजूद है। ये वजह होती है कि जब हम पेपर में करके आते हैं ना, और अक्सर में पेपर वापस नहीं मिलते, जैसे एनईडी वाले नहीं देते, वो जो आपके पास है नम्स वाले पेपर नहीं देते, नस वाले पेपर नहीं देते, GIKI वाले पेपर नहीं देते, तो वहां पे क्या होता है, बच्चा अपनी तरफ से बिल्कुल मुतमईन होकर आता है कि भाई इससे ज़्यादा और बड़ा सबूत क्या होगा कि मैंने जो सोल्यूशन किया वो आंसर यहाँ मौजूद था। तो बेटे याद रखना, जो ढंग का एग्जामिनर होगा वो आपके भंड को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे ऑप्शन बनाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, मैं भी जब अपने कोई पेपर डिज़ाइन करता हूँ तो उसमें ये चीज़ जहन में रखता हूँ कि बच्चा यहाँ ये गलती कर सकता है। तो 0.47 इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है आपका। क्लियर है? क्योंकि आप यहां पे यही चीज भूल गए कि आपकी जो वेलोसिटी है, इसको आप या तो पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। तो इसको आप पॉजिटिव ले लो, इसको आप नेगेटिव ले लो। फिर क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अभी इसके अंदर मजीद जो गन से बुलेट फायर की जाती है वो वाला पार्ट बाकी है, जो बम एक्सप्लोड करता है वो वाला पार्ट बाकी है, खुदा ना खास्ता कहीं भी, या रॉकेट प्रोपल्जन वाला पार्ट। ये सारे कंजर्वेशन और मोमेंटम की एप्लीकेशंस हैं। लेकिन इन तक जाने से पहले हमें इलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन और कंजर्वेशन और मोमेंटम को मिला के एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है जो हम पढ़ेंगे जब हम एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चंस कर रहे होंगे। लेकिन उसके लिए ये पीछे वाले कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोलिजन को डील करेंगे, देन उसके बाद आगे चलेंगे। क्लियर हो गया? उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगले लेक्चर तक के लिए खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।